मतलब समझ सकते हैं कि प्रेम्बल दिस पार्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, ये क्या है, ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है उस बहुत बड़ी किताब की। आप इसी को पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उतनी बड़ी बुक को हम अपने 10 साल की लाइफ में बड़ी मुश्किल से हम समझ पाएंगे। 8th से शुरू करेंगे पढ़ना तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम पढ़ते जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमको कुछ ना कुछ चीज़ नई उसमें मिलती ही जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेम्बल। व्हाट इज प्रेम्बल? प्रेम्बल इज एन इंट्रोडक्शन और introduction to the Indian Constitution, or it is the objectives highlighted for why the Constitution has been framed, कि क्या objectives थे Constitution को बनाने के पीछे। अब ये मैंने लिख के रखा कि इसको आप पढ़ेंगे, इसमें कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं, जैसे मैंने सोशलिस्ट और सेक्युलर अंडरलाइन किया है और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन अंडरलाइन किया। जब ये शुरू में बना प्रेम्बल, तब ये वाली चीज़ें इसमें नहीं थी। ना सोशलिस्ट को आप पढ़ेंगे आप समझें कि ये लिखा ही नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ और लिखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड, हम भारत के लोग ये अहद करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं, हिंदी में प्रतिज्ञा, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि जो अब भारत होगा, हमारी आज़ादी के बाद का जो भारत होगा, वो भारत ऐसा होगा। कैसा? वो सॉवरेन होगा। सॉवरेन, ये बहुत कैपिटल में देखो, बोल्ड में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं क्यों है ये बोल्ड में चीज़ें लिखी हुई, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर ये आप 8th स्टैंडर्ड से ही इनको समझ पाना शुरू कर देंगे तो आपको आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस को समझना। हम अहद करते हैं कि हम जो नया भारत बनेगा उसको हम सॉवरेन स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स SOVER, सॉवरेन मीन्स सुप्रीम। सुप्रीम कि हम अपने फॉरेन अफेयर्स और डोमेस्टिक होम अफेयर्स, हम दोनों में सक्षम होंगे खुद फैसले लेने के। हमको किसी यूनाइटेड स्टेट्स, किसी ब्रिटिश, किसी दूसरी कंट्री की हमको ज़रूरत नहीं है अपने फैसले लेने में, भले ही वो फॉरेन अफेयर्स हो, देश से बाहर की बात हो, दूसरे देशों से तल्लुकात की बात हो, या होम अफेयर्स हो, अपने इंडिया के अंदर जो हमारी यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं उनकी बात हो, कोई भी मसला हो, हम उसको खुद डील करने की क्षमता रखते हैं। दैट इज व्हाट सॉवरेन मीन्स, सॉवरेन। ओके जी। फिर ये तो था नहीं, इसको फिलहाल छोड़ दो। इंडिया इंटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आप समझ गए होंगे, डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक हो गया जहाँ पे कोई एनर्की टाइप के सिस्टम ना हो, जहाँ पे लोग अपनी मर्जी की सरकार बनाएं, जहाँ पे लोगों के पास राइट्स हों, जहाँ पे लोगों के पास सुविधाएं हों, प्रिविलेजेस हों, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, उस स्टेट को कहा जाता है डेमोक्रेटिक। तो इस रेजोल्यूशन में ये प्रॉमिस किए गए थे, आप समझिए, कि सॉवरेन होगी, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी। रिपब्लिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिपब्लिक मीन्स रिपब्लिक उस कंट्री को कहा जाता है जहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट हो। हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आज हैं रामनाथ कोविंद जी, और तब थे शुरू में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो प्रेसिडेंट जो हो वो लोगों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना हुआ कोई आदमी हो,
न कि किसी पहले वाले प्रेसिडेंट का बेटा अगला प्रेसिडेंट हो जाए। तो शुरू में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट रहे, फिर उसके बाद कोई और रहा, फिर उसके बाद कोई और रहा, और हम लोग ही अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनते हैं इनडायरेक्टली। भारत में डायरेक्टली प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता है, इनडायरेक्टली चुना जाता है, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसको चुनते हैं, जिनको हम वोट करते हैं वो उनको वोट करते हैं। तो वैसी कंट्री को बोला जाता है रिपब्लिकन कंट्री। आप समझ गए रिपब्लिक भी। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और हम ये भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले तमाम शहरियों की हम उनकी सेफ्टी, उनकी प्रोटेक्शन की हम जिम्मेवारी लेते हैं। जस्टिस, जस्टिस मीन्स इंसाफ, जस्टिस मीन्स इंसाफ, हिंदी में जस्टिस हो गया, जस्टिस मीन्स इंसाफ। और कौन कौन सा इंसाफ? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कि सामाजिक हम कोई किसी का ऊंच नीच ऐसा हम नहीं करेंगे, इंसाफ होगा। इकोनॉमिक, अमीरी गरीबी के बेसिस पे किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। पॉलिटिकल, इलेक्शन की पार्टिसिपेशन हो या वोट देने का राइट्स हों, उसमें किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी न हो, हर शहरी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ जस्टिस होगा। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर। नेक्स्ट वन इज लिबर्टी। लिबर्टी इज, लिबर्टी से आप समझिए फ्रीडम। दूसरे शब्दों में लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता। लिबर्टी होगी, स्वतंत्र होंगे हम किस चीज़ के? थॉट के, सोचने के। हम अपने, हमारी सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा भारत में, जो नया भारत होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस रेजोल्यूशन में लिखा। लिबर्टी होगी ऑफ थॉट, सोचने की स्वतंत्रता होगी, एक्सप्रेशन की, फिर अपने जज्बातों को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने की भी स्वतंत्रता होगी। और आप देखते हैं इन सारी चीज़ों का आजकल तो बहुत अच्छा प्रयोग होता है। एक्सप्रेशन, बिलीफ, हमें क्या, हमारे क्या बिलीफ्स हैं, हम किन चीज़ों पे फेथ करते हैं। फेथ एंड वर्शिप, हम किस धर्म की हम पूजा करेंगे। हमें कोई ये नहीं, इसमें कोई मना कर सकता है कि आप ऐसे पूजा मत कीजिए, ऐसे कीजिए। वी आर फ्री, हमें लिबर्टी है इस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन हमको इसकी लिबर्टी देता है। फिर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स बराबरी। इक्वलिटी तो आप समझ रहे होंगे, इसके नाम से पता लग जाता है। बराबरी होगी किसकी? स्टेटस की। स्टेटस मीन्स आपका समाज में जो रुतबा है उसमें आपको इक्वलिटी दी जाएगी। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और कोई भी ऐसी जिसको हम बोलेंगे मौका, अपॉर्चुनिटी। जैसे कोई अमीर आदमी भी जो है वो आईएएस के लिए अप्लाई कर सकता है और पास भी करता है, और कोई बहुत गरीब आदमी हो, उसका बेटा या बेटी भी आईएएस के लिए, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। अगर अमीरों के लिए मान लो 37 इयर्स की एज बार है, तो गरीबों के लिए भी 37 इयर्स का एज बार है कि आप 37 साल तक आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, या 30 इयर्स तक आप दे सकते हो। तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, ये एक और वादा है यहाँ पे, या कमिटमेंट है। और हम सबका, उन सबको हम प्रमोट करेंगे, उन सबको हम बढ़ावा देंगे। उनकी जो मिजरीज़ हैं उनको धीरे धीरे सबको हम इक्वली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अंधेरे से रोशनी की तरफ लेने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ प्रमोशन का मतलब। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, एक ब्रदरहुड जिसको हम बोलेंगे। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा ब्रदरहुड हो कि हर इंडिविजुअल की सेल्फ रेस्पेक्ट को कायम रखा जाएगा। एंड यूनिटी, यहाँ पे था यूनिटी ऑफ नेशन, तो अब मैंने लिख दिया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये मैं आपको बताऊंगा, मैंने पहले बोला अंडरलाइन है ये, दिस पोर्शन इज अंडरलाइंड, और यहाँ पे ये दो चीज़ें
अंडरलाइंड है। तो इस जगह पे यूनिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिस 26 डे ऑफ नवंबर, आज 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाई एडॉप्ट, हम इसको ऑन करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को ही हम ये संविधान देते हैं। हम ही इस संविधान को बनाते हैं, हम ही इसको अडॉप्ट करते हैं आज 26 नवंबर 1949 को, और हम इसके प्रति आज के बाद दृढ़ रहेंगे एंड हम अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं। दिस इज व्हाट प्रेम्बल इज अबाउट। और ये एक इंट्रोडक्शन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का एक पहला आप समझिए पहला पन्ना यही है, जिसको पढ़ने के बाद ही हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आगे जाएंगे, फिर हम एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक हम करेंगे आर्टिकल 368 आज ही डिस्कस। फिर जब वो बड़ी किताब बनी जिसमें 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं एंड 8 शेड्यूल्स हैं, उसमें एक आर्टिकल ये भी है, ये आर्टिकल बोलता है कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले लोगों को, आने वाले प्रधानमंत्रियों को, मंत्रियों को, लोगों को, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ों को अमेंड करेंगे, अमेंडमेंट्स कर पाएंगे। अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस, मॉडिफिकेशंस। मान लो कोई बात, अगर कोई चीज़ आउटडेटेड हो गई तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी। और इस आर्टिकल 368 के में इन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी कि आप चेंज करो। तो प्रेम्बल भी उसी का एक पार्ट था, इसको भी चेंज किया जाना चाहिए था, बट आज तक एक ही बार ये प्रेम्बल चेंज हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेम्बल की सिर्फ इसकी वन टाइम ही आज तक अमेंडमेंट हुई है, वन टाइम, और वो हुई है 1976 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी यहाँ पे प्रधानमंत्री थी और इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था, तो सारे लीडर्स जो थे वो जेलों में थे। उस टाइम अमेंडमेंट करके ये सोशलिस्ट वार्ड को यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है जी, तब से पहले ये नहीं था, और सेक्युलर वार्ड को यहाँ पे ऐड किया गया। चेंजेस लाई, मतलब उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इन दो के बिना था। और यहाँ पे जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, यहाँ पे लिखा था यूनिटी ऑफ नेशन। फिर उस दिन इसको चेंज किया और लिखा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये 42nd अमेंडमेंट थी, 42nd अमेंडमेंट। इस स्वर्ण सिंह एक कमेटी थी जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी, और उनको बताया था कि आप प्रस्ताव लाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उन्होंने बहुत सारी उस दिन अमेंडमेंट्स की थी। हिस्ट्री में सबसे बड़ी अमेंडमेंट, सबसे बड़ी चेंजेस 42nd अमेंडमेंट में ही हुई है। इतनी चेंजेस हुई हैं कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कि इतनी नई चीज़ें लाई गई कि उनको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था, उससे थोड़ा छोटा उन्होंने मतलब चीज़ों को चेंज कर लिया। और सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द यहाँ पे जोड़े। अब इनको हम थोड़ा समझेंगे। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, पढ़ लिया हमने, सुप्रीम सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स जहाँ पे समाज में जो कोई प्रॉपर्टी हो या कोई ग्रोथ किसी चीज़ की हो रही हो, तो वो कोई इंडिविजुअल के लिए ना हो, बल्कि एक पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, एक जनरल वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के लिए हो, उसको बोल देंगे हम सोशलिस्ट। और सेक्युलर वर्ड का मतलब हो गया कि हमारी स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ये एक सेक्युलर स्टेट होगी। कोई भी धर्म को जो है उसको
एक धर्म को जो है नहीं बोला जाएगा कि यही एक धर्म है जिसको सरकार मानती है, बाकी किसी धर्म को नहीं मानती है। भले ही सरकार कोई भी हो, तो सेक्युलर वर्ड 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा, सेक्युलर मीन्स इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। सिंपली एक बात आप ये याद रख लीजिए, इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। एंड दूसरी चीज़ जो बड़ी अप्रोप्रिएट है याद रखने के लिए और बोलने के लिए, वो ये कि द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष ये। एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, कि मुल्क में यूनिटी हो, इंटेग्रिटी हो, भाईचारा हो, आपसी एक हमदर्दी हो, एक जिसको हम बोलेंगे वननेस, वो हो। ये चीज़ों का इसमें प्रीएम्बल में आज तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है, जबकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं बड़ी किताब की, उसमें आज तक 104 बार अमेंडमेंट्स हो चुकी है, 104 टाइम्स अमेंडमेंट्स। तो इस सेशन में हमने अपने दोनों सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना और क्यों बना, और फिर प्रीएम्बल हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन, कि आगे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम चलेंगे। तो इस सेशन में इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।